हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको प्राचीन सैंधो सभ्यता के बारे में बता रही हूँ। देखिए, सैंधो सभ्यता के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि सैंधो सभ्यता जो है विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टिकोण से सैंधो सभ्यता की विशेषताएं और उसके पतन के बारे में। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे जो भी इतिहास जाना जाता है वो अनुमान लगाया जाता है उस इतिहास के बारे में। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में खासकर वहाँ पे जहाँ हमें कोई लिखित सामग्री ना प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई हमें लिखित साक्ष्य के रूप में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, आगे हम लोग अब आज के इस वीडियो में देखते हैं इसके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी विशेषताएं। ठीक है, देखिए, राजनैतिक जीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोतों पे अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, स्रोतों के अभाव पे स्पष्ट जानकारी नहीं है। मतलब कि इसकी हड़प्पा सभ्यता के राजनैतिक जीवन के बारे में क्योंकि हमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसके अभाव में हमें कोई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये राजतंत्र रहा होगा, कुछ प्रजातंत्र की बात करते हैं, कुछ पुरोहितों के अनुसार इनका सब जो जीवन था वो चलता था, या कुछ फिर देखिए व्यापारी वर्ग से इनके अनुसार जीवन चलाते थे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्रोतों के अभाव में विभिन्न मत दिए गए हैं इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें विभिन्न मत मिलते हैं। तो देखिए, राजतंत्र और प्रजातंत्र, राजतंत्र की बात को बिल्कुल भी हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई राजा या सैनिक जिससे कोई लड़ाई झगड़े हुए हो, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो इससे कहा जाता है कि संभवतः, क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो संभवतः यहाँ या तो पुरोहितों का शासन रहा होगा, ठीक है, या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता होगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जीवन, इनके सामाजिक जीवन के बारे में। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ से परिवार बनना तो शुरू हो ही गया था। संभवतः देखिए, संभवतः हर जगह इसलिए लगाया गया है कि जैसे मैंने बताया आपको कि पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का इतिहास, खासकर वहाँ पे जहाँ लिखित सामग्री न प्राप्त हो, या किसी भी सभ्यता का इतिहास, किसी भी वंश का इतिहास जहाँ लिखित साक्ष्य न मिला हो, वो अनुमान के आधार पर होता है, पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार। इसीलिए देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। देखिए, मात्र सत्तात्मक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोग, जैसे हम लोग देखिए, मात्र देवी की पूजा का साक्ष्य हमें कहाँ से, मात्र देवी की पूजा करते थे इन लोग। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं में भी मात्र देवी की पूजा करते थे, जो कि साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी कि मात्र देवी, उर्वरता देवी की पूजा करते थे, उर्वरता देवी की पूजा करते थे, वो भी मात्र देवी का ही रूप है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो समाज रहा होगा वो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन समाज कई वर्गों में विभाजित था। देखिए, मैंने बताया कि इनका जो समाज था, मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में भी, कि इनका समाज जो हमें धौलावीरा से साक्ष्य मिलता है,
वो उच्च, मध्यम और निम्न 3 तरह के समाज को विभाजित किया गया था। ठीक है, बाकी सारे जगह 2 तरह के मिलते हैं, लेकिन धौलावीरा से हमें 3 तरह के समाज का वर्गीकरण मिलता है। उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के। उच्च वर्ग में व्यापारी लोग रहते होंगे, ठीक है, मध्यम वर्ग में पुरोहित लोग रहते होंगे और निम्न में श्रमिक और शिल्पी रहते होंगे। ठीक है, इन लोगों का जो रहने का स्थान है वो भी, जो उच्च वर्ग थे वो सबसे ऊंचे यानी टिले पे और दुर्गीकृत एरिया में रहते थे, यानी कि जो रहते थे वहाँ पे पूरे किले से वो लोग घेर देते थे, उसको किले बना देते थे। और मध्यम उच्च वर्ग से थोड़े नीचे पे रहते थे और निम्न सबसे नीचे पे रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनके जो समाज है वो उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभाजित रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए शांति प्रिय समाज। शांति प्रिय समाज, जैसे कि हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़ा या इस तरीके का किसी भी तरीके का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए कहा जाता है। और ये हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी अवस्था में थे, विकसित अवस्था में थे, इसलिए भी इन्हें शांति प्रिय समाज कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये पशुओं को भी मारकर खाते थे, शिकार करके खाते थे और कृषि भी करते थे। ठीक है, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषणों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आभूषणों का साक्ष्य हमें कई जगह से मिला है, तो जिसमें ये स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, मनोरंजन का भी हमें साक्ष्य मिला है। पासे, नृत्य और शिकार आदि के द्वारा ये अपना मनोरंजन करते थे। अब देखिए आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या है? कृषि का तो साक्ष्य मिला ही है, जिसमें जुताई में जैसा कि हम लोग ने कल देखा था कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर बुआई, सिंचाई। देखिए सिंचाई के लिए कोई नहर का या किसी अन्य माध्यम नहीं था इन लोगों के पास, ये सिंचाई के लिए वर्षा पे आधारित थे। ठीक है, इस जुताई, बुआई और सिंचाई सभी विधि से ये परिचित थे। पशुपालन करते थे, इसमें जैसे कुबड़ वाला सांड पालते थे और कुत्ता का भी इसमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखिए उद्योग में था इन लोगों का सूती वस्त्र। देखिए मनके का भी उद्योग था ना, जैसे कि चंदहुदड़ों से मनके का कारखाना मिला है। सूती वस्त्र, बर्तन, मनके, शिल्प आदि के भी प्रमाण मिले हैं। व्यापार, पश्चिम एशिया से व्यापार होता था इनका, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान। और किन किन चीज़ों का इनका व्यापार होता था? सूती वस्त्र, लकड़ी, हाथी दांत और यहाँ पे एक है लाजवर्द। ठीक है, खेत और तांबा के लिए देखिए, तांबा के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तांबा के लिए देखिए खेतड़ी राजस्थान में है, ये सबसे प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि खेतड़ी से मतलब ये तांबा कहाँ से प्राप्त होता था प्राचीन काल में? तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो इन सब का भी व्यापार सिंधु सभ्यता में होता था। अब देखिए धार्मिक जीवन इन लोगों का जो धर्म था वो लौकिक धर्म था। देखिए लौकिक धर्म क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं और जिसकी पूजा करते हैं। ठीक है, देखकर यानी मूर्तियों की जो पूजा करते हैं हम लोग, वो लौकिक धर्म होता है। ठीक है, तो इन लोग लौकिक धर्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, इसके बाद मातृ देवी की पूजा, जैसे इन लोग देखिए लौकिक धर्म में इन लोग मूर्तियों को बनाकर पूजा करते थे। ठीक है, तो ये इन लोगों का लौकिक धर्म हो गया। इन लोग जैसे वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, इस तरीके से इन लोगों का लौकिक धर्म में इन लोगों का विश्वास था। मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी में मैंने ही बताया कि इन लोग जैसे उर्वरता देवी, देखिए मातृ देवी की पूजा का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और उर्वरता देवी की पूजा का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। फिर एक मुहर पे पशुपति का चित्र अंकन मिला है हमें। फिर नाग पूजा, लिंग योनि की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला है। अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा से हमें अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक है, वृक्ष और पशु की भी ये पूजा करते थे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये लोग लौकिक धर्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब देखिए इनके
पतन के बारे में। देखिए पतन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए पतन क्या होता है, गुणों का ह्रास ही पतन है। इसका मतलब है कि जैसे इन लोग विकसित अवस्था में थे तो इन लोगों का अंत कैसे हुआ, या तो फिर देखिए जैसे इन लोगों का नगर नियोजन इतना अच्छा था, इन लोगों के मकान बने इतने अच्छे रहते थे, इन लोग कृषि में इतने विकसित थे प्राचीन समय में, या फिर इन लोगों का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन सब कुछ अच्छा था। तो इसका मतलब कि इन गुणों में कुछ हास्य हुआ होगा जिससे कि ये इनके सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसके पतन के बारे में देखते हैं। अब मैं देखिए आप लोगों को इसके पतन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, देखिए पतन का मैंने बोला कि गुणों का ह्रास होना ही पतन है। देखिए ह्रास होना और अंत होना दोनों में अंतर है। ह्रास होना का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ का अंत होना। अंत होना मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो जाना। ठीक है, तो ये होता है ह्रास और अंत में अंतर। तो देखिए गुणों का ह्रास होना ही यहाँ पे पतन है। इसका मतलब कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। देखिए कोई भी सभ्यता बिल्कुल एक दिन में तो नहीं आ जाती है, वो धीरे धीरे बनती है और उसका अंत भी किसी भी सभ्यता का धीरे धीरे ही होता है। तो इसी तरह से हम लोग सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि उसकी जो जो वो सभ्यता बनी थी वो भी धीरे धीरे ही बनी थी। ठीक है, और इसका जो ह्रास होता है यानी अंत होता है वो भी धीरे धीरे मिलता है। पतन होना, पतन का मतलब गुणों का ह्रास होना, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो आर्थिक जीवन, नगर नियोजन और कृषि और जैसे सामाजिक जीवन, ये जो जितने भी गुण थे वो धीरे धीरे उसमें ह्रास होने लगा उनके गुणों में, तो इनका अंत होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग इतिहासों के द्वारा अलग अलग मत है कि इसके अंत के अनेक कारण हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास जाना जाता है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आता है आर्य। इनका अंत जो है वो आर्य आक्रमण के कारण माना जाता है और इसको रामचंद्र प्रसाद चंद्र, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पीगट, ठीक है, इन्होंने माना है कि आर्य आक्रमण से इनका अंत हुआ होगा। यानी कि बाहर से जो आर्य लोग आए और वो आक्रमण किए और उसके बाद यहीं पे वो लोग बस गए थे। ठीक है, जैसे कि वैदिक काल में हमें आर्यों के प्रमाण मिलते हैं, तो इसके बाद तो फिर वो एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता बनी। ठीक है, अब देखिए बाढ़ के कारण, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल से बाढ़ का प्रमाण मिलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ आने के कारण उन लोगों का अंत हुआ। ठीक है, महामारी या किसी भी महामारी के आने से, जिसके ये कैनेडी ने माना है कि महामारी से उनका अंत हुआ है। नदियों के मार्ग परिवर्तन से, देखिए किसी भी सभ्यता को, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि किसी भी सभ्यता को किसी स्थान पर रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, या किसी भी सभ्यता को विकसित होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नदी, कृषि। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब बहुत ज़रूरी होती हैं और वहाँ का जो मतलब कि जलवायु होता है, ठीक है, जो रहने लायक वो स्थान हो, तो ये सारी चीज़ें देखकर ही कहीं पे कोई सभ्यता बनती है। ठीक है, तो जब नदियों का मार्ग परिवर्तन हो, जब नदी कहीं पे रहेगा तभी तो उन्हें पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगी, या किसी भी तरीके से उन लोग रह सकते हैं वहाँ पे। तो जब वो नदियों का मार्ग परिवर्तन होने लगा तो उन लोगों का मतलब वहाँ से वो लोग हटने लग गए, तो इस तरीके से उन लोगों का ह्रास होने लग गया। तो इसके जो समर्थक हैं वो माधव स्वरूप वत्स और JF दल्स ने माना है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण
उनके सभ्यता में ह्रास होना शुरू हो गया। देखिए मैंने बताया ना, अंत और ह्रास में अंतर होता है। ह्रास का मतलब होता है कि धीरे धीरे अंत की तरफ जाना, और अंत मतलब होता है बिल्कुल समाप्त हो जाना। ठीक है, तो अंत, उनके गुणों का ह्रास ही उनके अंत का कारण था। ठीक है, सुनामी, धौलावीरा से सुनामी का प्रमाण मिला है। देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है और प्राचीन समय में वहाँ पे समुद्र था। जहाँ पे ये धौलावीरा है वहाँ समुद्र था, और सुनामी आने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, फिर कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, तो जिससे कि ये भी एक कारण इनके अंत का माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनके पतन के बारे में देखा, क्योंकि ये अनुमान के आधार पे है, पुरातात्विक स्रोतों के पर ही इनका इतिहास आधारित है, इसीलिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंधु सभ्यता के उद्भव, उसके खोजकर्ता से लेकर उसके पतन तक को देखा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। थैंक यू।